नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 देखेंगे जो कि हमारा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये हम यूजीसी नेट के लिए जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट्स जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ये यूनिट्स जो है वो हम जो हमारी केविस मदान बुक है जो कि फर्स्ट पेपर के लिए है उसमें से हम पढ़ रहे हैं। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 9 यूनिट 9 जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। सो जो ये वाली यूनिट है ये हमारी थोड़ा सा लेंदी यूनिट होती है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है वो करंट अफेयर का भी रहता है। सो देखते हैं कि इस यूनिट में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है। हम सबसे पहले सिलेबस जो है हमारा उसको जान लेंगे, सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें सिलेबस के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं। देन उसके बाद हम चैप्टर में जाएंगे। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ यूनिट 9 जिसमें कि सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनसे हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थर्ड जो पार्ट है उसमें है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है और एक्टिविटीज़ का ह्यूमन की क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट को, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देन हमारा फोर्थ पार्ट है इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जिसके अंदर हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ग्लोबली या नेशनली वो हम स्टडी करेंगे। सो लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैज़ार्डस, इलेक्ट्रॉनिक। सो ये सारे टॉपिक जो हैं वो इसके अंदर हमें स्टडी करने हैं। एक्सेप्ट दैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। सो क्लाइमेट चेंज भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें एवरी ईयर जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। देन उसके बाद जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ पर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका क्या, प्रदूषक जो है उनका क्या फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन जो सिक्स्थ है वो है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। देन जो सेवन्थ पार्ट है उसके अंदर हमें नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़, सो ये सब जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो एट्थ पार्ट है इसके अंदर हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये सभी जो टॉपिक है ये सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और इस बार के भी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब जो है वो पेरिस एग्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये यूनिट भी जो है इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी जो ये वाला पार्ट है इससे हमें क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट जो है वो देखने को मिलते ही हैं। एक्सेप्ट दैट जो है पॉल्यूटेंट से भी क्वेश्चन हमें दिख जाते हैं। देन MDGs एंड SDGs। सो हम इस यूनिट को कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे और इसमें जो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जैसे कि हमें SDGs को लर्न करना है या MDGs को लर्न करना है तो किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम उनको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ताकि वो हमारे परमानेंट मेमोरी में सेव रहे और एग्ज़ाम टाइम में हम उसे रिकॉल कर पाएँ। उस तरह से हम इस यूनिट को पढ़ने की कोशिश जो है वो करेंगे। सो ये हमने डिस्कस किया जो कि हमारा सिलेबस था। ये हमारा क्या है इस यूनिट का, यूनिट 9 का सिलेबस है। देन हम आगे
एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पीपल एंड इन्वायरमेंट के बारे में कि पीपल और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो किस तरह का है। पॉपुलेशन इज अ नियर परमानेंट ग्रुप ऑफ interbreeding individuals of a species found in space or geographical area at a particular point in time. It is called a local population or DEEM. So, जो population है वो क्या है, नियर परमानेंट ग्रुप है इंडिविजुअल्स का। एक स्पीसीज में जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, उनका क्या होता है, एक नियर परमानेंट ग्रुप होता है ये पॉपुलेशन, जिसके कि जो कि हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिकली जो एक पर्टिकुलर जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है उसको देखकर, उसको मानकर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को देखते हैं। जब हम एक स्पेसिफिकली पर्टिकुलर किसी एरिया की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लोकल पॉपुलेशन और डीम बोलेंगे हम उसको। सो ये हमने बात करी लोकल पॉपुलेशन के बारे में। जस्ट लाइक स्पेसिफिकली अगर हम एक सिटी की बात करते हैं और हम एक सिटी की पॉपुलेशन देखते हैं कि कितनी है, तो वो उसकी लोकल पॉपुलेशन हो जाएगी, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, डीम पॉपुलेशन भी बोल देंगे। देन मेटा पॉपुलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ लोकल पॉपुलेशंस कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स। सो मेटा पॉपुलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स है किसका, लोकल पॉपुलेशंस का, जो कि क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स। सो इंडिविजुअल्स जो डिस्पर्स हैं वो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो उसे हम मेटा पॉपुलेशन कह देते हैं। द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। सो पॉपुलेशन को अफेक्ट करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इस तरह से हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ 6 जो है वो फैक्टर्स दिए हैं जो कि पॉपुलेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो उनको हम स्टडी कर लेते हैं। नेटेलिटी मीन्स है बर्थ रेट, कि एक एरिया का पर्टिकुलरली बर्थ रेट कितना है, वो उसकी पॉपुलेशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जस्ट लाइक जो इंडिया है, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बर्थ रेट कितना होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए पॉपुलेशन भी क्या है, ज़्यादा है। इन सम कंट्रीज़ जहाँ पर कि बर्थ रेट ही कम है, सो पॉपुलेशन भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। देन नेक्स्ट होता है कि डेथ रेट, मॉर्टेलिटी। डेथ रेट कितना है, सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो क्या करता है, पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। थर्ड पार्ट हमारा है पॉपुलेशन डिस्पर्जल। पॉपुलेशन का डिस्पर्जल कैसा है, पॉपुलेशन किस तरह से फैली हुई है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। इफ़ अगर हम बात करें इन आवर कंट्री, जहाँ पर कि विलेजेस से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो कहा जाते हैं बड़े शहरों में जाते हैं काम के लिए, अच्छी जो एक लाइफ स्टाइल है उसके लिए, जो उन्हें विलेज में नहीं मिल पाती, फैसिलिटीज़ के लिए, जो कि क्या करता है, पॉपुलेशन का डिस्पर्जल है, कि किस तरह से पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। एक जगह जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हो गए हैं और जो विलेजेस हैं वहाँ पर क्या हो गया है, नंबर ऑफ़ पीपल कम हो गए हैं। तो पॉपुलेशन का डिस्पर्जल किस तरह का है, वो भी क्या है, पॉपुलेशन को अफेक्ट करने का एक फैक्टर है। तो इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। सो ये सब क्या है, पॉपुलेशन डिस्पर्जल जो है इनका एग्जाम्पल है। सो पॉपुलेशन जो डिस्पर्जल है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरह से एक पर्टिकुलर जो एरिया है, रीजन है, वहाँ की जो एज है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है,
प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देन जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो रेट क्या है, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ किस स्पीड में हो रही है। देन जो सिक्स्थ पॉइंट हमारा है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये जो पॉपुलेशन है उसको अफेक्ट करने के क्या है फैक्टर्स हमारे हैं। कैरिंग रिसोर्सेज मेनली फूड, वाटर, स्पेस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट ऑल द लाइफ फॉर्म्स। सो जो रिसोर्सेज हैं उनको कैरी करना, मेनली रिसोर्सेज जो हैं उसके अंदर हमारे आ जाते हैं, जैसे कि फूड हो गया, वाटर है, स्पेस है। देन लिमिटेड रिसोर्सेज टू सपोर्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स, की लिमिटेड रिसोर्सेज को रखना और जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको क्या करना, सपोर्ट करना। तो ये सारे जो हमने अभी पढ़े ये पॉपुलेशन को अफेक्ट करने के क्या थे, फैक्टर्स थे, ये मेन फैक्टर्स थे 6। देन आगे जो हमें गिवन है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की मीन्स एक एरिया जो है वहाँ पर पॉपुलेशन है कितनी, उसका डेंसिटी कितना है। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ जो पीपल हैं, लोग हैं, वो कितने हैं, वो डिवाइडेड होता है बाय स्पेस, कि वहाँ पर का जो स्पेस है वो कितना है, जो एरिया है वो कितना है, सच एज पर स्क्वायर मीटर। सो स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेस को देखा जाता है, और जो इंडिविजुअल है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट करके देन उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्पेस से। तो ये हमारी हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब एनवायरमेंट टर्म है उसको फ्रेंच वर्ड जो है एनवायरनर वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, कि चारों तरफ। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये हमें इस एग्ज़ाम में भी और अदर एग्ज़ाम्स में भी जो है इस एक्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। सो इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारा जो चारों तरफ है उसके अंदर जो भी फिजिकल और जो बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स हैं, हमारी जो भी लिविंग और नॉन लिविंग जो भी थिंग्स प्रेजेंट हैं वो सब क्या हो जाती है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है। और उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी थिंग्स हम नॉन लिविंग थिंग्स को यूज़ करके हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड देन जो लिविंग थिंग्स हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो वो सारी पार्ट्स जो होती हैं वो मिलाकर क्या बना देता है, हमारा इन्वायरमेंट बन जाता है एक, जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट थिंग्स हैं उनका यूटिलाइजेशन और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। सो इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ water, air, land and their interrelationships that exist among them and human beings and other living organisms and materials. So जो environment होता है वो क्या है, environment को हम define कर सकते हैं कि वो क्या है, सम है किस चीज़ का, कि वो टोटलिटी को दिखाता है, किस चीज़ की, वाटर की, एयर की, लैंड की, एंड देन जो इंटर रिलेशनशिप हमारा है लिविंग थिंग्स के साथ जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट दैट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो, और ह्यूमन बींग्स के अलावा जो भी हमारे अदर ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कैसे रहते हैं, उस चीज़ का जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या है, वो सारी चीज़ मिलाकर हमारी क्या बन जाती है, इन्वायरमेंट जो है वो एक फॉर्म कर देता है। सो यहाँ पर हमें गिवन है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो सबसे पहले हम थोड़ा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ये कब बना और इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर हमें गिवन था कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर बताया है कि जो हमारा फिजिकल और जो बायोलॉजिकल सराउंडिंग है वो सब क्या है, एक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। मेन पॉइंट यहाँ पर हम ये पढ़ रहे थे किसके बारे में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। देन एक्सेप्ट दैट कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मेनली इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, हम पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं।
दिस इज़ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ पर जो ये PDF है ये हमारी जो इग्नू है, इग्नू की जो ई ज्ञान कोश है वहाँ से लिया गया है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें ऑथेंटिक होना चाहिए कि हम कहीं से भी कोई भी चीज़ ना पढ़ें। सो इसमें जो इग्नू की ई ज्ञान कोश में जो आपको बुक्स मिलती हैं PDF के फॉर्म में, जो सॉफ्ट कॉपीज़ है, उसमें जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो कैसा रहेगा, ऑथेंटिक रहेगा। सो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो। सो आपको जो भी एक्स्ट्रा स्टडी करनी है आप वहाँ से कर सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी रहती है। और उसमें हमें ज़्यादा इन डेप्थ भी इतना सारा भी नहीं दिया है कि जो हमें कि हमें समझ में ना आए कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। तो स्पेसिफिकली होता है उसमें जो भी चीज़ गिवन है और वो इम्पॉर्टेंट ही रहता है। सो आप भी इसको ई ज्ञान कोश जो है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली टॉपिक डाल के सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 After the Bhopal gas tragedy, India enacted Environment Protection Act in 1986 to provide protection and improvement of the total environment. So भोपाल गैस जो ट्रेजिडी है इसके बारे में सभी ने पढ़ा है और इसे सभी जानते हैं। अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो जब भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी उसके बाद जो था वो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि उन्हें एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाना है, जो कि कब बनाया गया, 1986 में, जिसके अंदर क्या प्रोवाइड कराना था, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट। जो टोटल हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है। वो ये उसका क्या है, मोटो है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन मेड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोल्म इन जून 1972। सो जून 1972 में जो था वो UN में कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर कि डिसीजन लिया गया था। सो उसे स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस भी जो है वो कहा जाता है, इन विच इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट जो है वो किया था। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि टू अ जनरल लॉ ऑन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन which were not covered in existing law of water prevention and control of pollution act 1972 and air prevention and control of pollution act 1981। सो ये लॉ जो था वो इन्वायरमेंट का वो इसलिए बनाया गया क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉ थे, जो कि वाटर का लॉ है 1972 वाला, एंड जो एयर का जो एक्ट था 1981, उसमें जो चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी इसके लिए क्या बनाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया 1986 वाला, टू कोऑर्डिनेट activities of various regulatory agencies under the existing law। so existing law के अंदर जो अदर एजेंसीज़ हैं, वेरियस एजेंसीज़ हैं, वो क्या करें, रेगुलेट करें और कोऑर्डिनेट करें, उनका कोऑर्डिनेशन हो और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए, कदम जो है वो उठाए जाए। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है, टू एस्टेब्लिश अथॉरिटीज़ charged with the mandate of preventing environment pollution in all its forms and to tackle specific environmental problems that are peculiar to different parts of the country। सो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट को लेकर उनको स्पेसिफिकली देखा जाए, अथॉरिटीज़ बनाई जाए जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को देखें, समझें और उन्हें क्या करें, सॉल्व करें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टू प्रोवाइड डिटरेंट पनिशमेंट टू दोज हु एंडेंजर
द ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड हेल्थ। सो पनिशमेंट का भी जो है इसमें क्या किया गया, पनिशमेंट जो है वो भी प्रोवाइड करने के लिए इसमें बात कही गई, ताकि जो भी इन्वायरमेंट को क्या करें, हानि पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जाए। द एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशंस विद अ प्रीटेक्स्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो एक्ट को बनाया गया जिसमें कि क्या हो, जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो और इम्प्रूवमेंट जो है वो इन्वायरमेंट में करा जाए। अब कुछ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं। उसके अंदर हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो हमें स्टडी करने हैं, वो भी देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 लाई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ, वो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस में हमें मिलते हैं। द एक्ट वॉज इनेक्टेड अंडर Article 253 of the Indian Constitution, which provides for the enactment of legislation for giving effect to international agreements. So act जो है वो आर्टिकल 253 के अंडर जो है वो इनेक्ट कराया गया। Then Article 48A of the Constitution specifies that the state shall endeavour to protect and improve the environment and safeguard of forest and wildlife of the country. Except that, इसके अलावा जो दूसरा हमारा एक्ट है जो कि है 48A, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो स्टेट्स हैं उनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट को, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उनकी सेफ्टी के बारे में भी देखना है। देन नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है 51A, फर्दर प्रोवाइड्स दैट एवरी सिटीजन शैल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ये वाला जो आर्टिकल्स है ये हम सिटीजन्स के लिए है, जो कि बताता है कि हर एक जो सिटीजन है उसका भी फ़र्ज़ है कि वो इन्वायरमेंट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। अपने घर ही नहीं, घर के साथ साथ जो हमारे चारों तरफ जहाँ पर हम रहते हैं उसको भी क्या करे, साफ़ सुथरा रखें। तो यहाँ पर हमने 3 जो आर्टिकल हैं वो पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा 253 वाला आर्टिकल, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए बात करता है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट जो एक्ट हमारा है वो है, आर्टिकल हमारा है वो है 48A, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है, स्पेसिफाई करता है कि जो स्टेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कराएं और इम्प्रूव कराएं। एक्सेप्ट दैट जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ हैं उनको भी क्या करें, सेफ रखें, उनका भी सेफ गार्ड जो है वो स्टेट का जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो थर्ड आर्टिकल हमने इसके अंदर देखा वो है 51A। 51A इज़ फॉर अस, फॉर ह्यूमंस। सो जो कि सिटीजन्स को, एवरी सिटीजन, हर एक जो सिटीजन है उसको अपने इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये हमें बताता है आर्टिकल 51A। सो यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसको समझ लिया, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स जो थे वो इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने देख लिए। अब हम बुक में आगे देख लिया हमें क्या गिवन है। तो हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं इन्वायरमेंट के बारे में हमें और क्या दिया गया है। इन द बारे में समझा हमने, पीपल एंड इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो भी हमने समझा कि लोगों का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या रिलेशन होता है। फिर उसके बाद हमने जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसको भी पढ़ा। तो अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि हमें गिवन है इकोलॉजी। सो इकोलॉजी जो टर्म है वो अर्नेस्ट हेगल ने दिया था 1869 में। इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल होम। सो जो इकोलॉजी है वो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करता है कि जो उनकी सराउंडिंग है, जहाँ पर कि वो रह रहे हैं, उनकी सराउंडिंग के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, उसको स्टडी करने का
जो काम है वो किस में किया जाता है, इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। कि जो ह्यूमन बीइंग है या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो सराउंडिंग है उसके साथ की उसकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी जो है वो बोलते हैं। So ecology is the scientific study of relationship that living organisms have with respect to one another and their natural environments and ecosystems. So जो इकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ और उनका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके साथ, और हम इसमें इको सिस्टम जो है वो उसको भी स्टडी करते हैं। इको सिस्टम के बारे में हम आगे समझेंगे इसी चैप्टर में। अभी हम इकोलॉजी जो टर्म है उसको समझ लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन 3 levels विच आर एज फॉलोज। सो ये 3 levels में प्रेजेंट होता है जो इकोलॉजी है। इकोलॉजी क्या है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप किसका, ह्यूमन का और उसके इन्वायरमेंट का, एक्सेप्ट दैट ह्यूमन के साथ और जो उनके अनदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है उसको हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। सो इसके 3 लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, how individuals are affected by the environment and how they in turn affect the environment। कि एक जो इंडिविजुअल है, हम हैं, ह्यूमन बीइंग है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह से इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है और इन्वायरमेंट उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। तो एक लेवल इसका ये हो जाता है। देन नेक्स्ट लेवल जो होता है वो है द पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन जो है वो किस तरह की है। देन नेक्स्ट जो है थर्ड है कम्युनिटी। तो इसकी इकोलॉजी जो है इसके क्या है, 3 लेवल्स हैं, ये 3 लेवल्स हो गए इसके। इकोलॉजी अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो कम्युनिटी होती है उसको हम स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर हमारी अलग अलग जो है वो फूड चेन आती हैं और जो फूड वेब होती हैं वो आती हैं। तो इनको हम स्टडी करते हैं किसमें, इकोसिस्टम में। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम इसको स्टडी करेंगे। अब हम इकोलॉजिकल फूड प्रिंट देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इकोलॉजिकल फूड प्रिंट मेजर्स ह्यूमन कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन comparison to the earth's ecological capacity to regenerate them। इकोलॉजिकल फूड प्रिंट है जिसमें कि मेज़र किया जाता है कि ह्यूमन का जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन कितना है, कि हम ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को कितना यूज़ कर रहे हैं, जो कि अर्थ की, और अर्थ की कैपेसिटी कितनी है उसको रीजनरेट करने की, उसको दोबारा से बनाने की। सो इसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फूड प्रिंट कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इकोलॉजिकल फूड प्रिंट्स टेक्स इनटू अकाउंट आवर कंजप्शन हैबिट्स एट बोथ माइक्रो इंडिविजुअल लेवल एंड मैक्रो एरिया ऑफ नेशन लेवल। सो 2 लेवल में जो है इसका स्टडी जो है वो किया जाता है, फूड प्रिंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है हमारा माइक्रो लेवल जिसमें कि इंडिविजुअल लेवल, और दूसरा होता है मैक्रो लेवल जिसमें कि एरिया और नेशन की बात करती जाती है। माइक्रो मीन्स कम होता है, छोटा होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है। तो इससे हम इसे समझ सकते हैं, जब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल तो एक छोटा सा पार्ट है बड़े से एरिया का, और मैक्रो जब हम एक एरिया की या नेशन की बात करने लगे हैं तो वो हमारा मैक्रो लेवल जो है वो हो जाता है। सो हमने पढ़ा कि जो फूड प्रिंट है इकोलॉजिकल वो क्या है, ह्यूमन का कंजप्शन कितना है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका, और जो अर्थ का रीजनरेशन जो कैपेसिटी है उसको जो है वो क्या किया जाता है, कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका of its calculation is also to
educate people about the need to change our consumption behavior to make it more sustainable. So इसका ऑब्जेक्टिव इसलिए किया जा रहा है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो ये कैलकुलेशन इसलिए करी जाती है ताकि ह्यूमंस जो हैं उनको अवेयर किया जाए कि जो हम उनको एजुकेट किया जाए कि जो हमारा कंजप्शन है उसको हम क्या करें, जो हमारा बिहेवियर है इन्वायरमेंट की, जो हमारी थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए के प्रति जो हमारा बिहेवियर है उसको चेंज किया जाए ताकि हम चीज़ों को क्या करें, सस्टेनेबल बना सकें, सतत बना सकें, ताकि लॉन्ग टाइम तक उनको यूज़ जो है वो किया जा सके। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज मेजर्ड इन ग्लोबल हेक्टेयर्स, GHA। सो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है इसको हम मेज़र किस में करते हैं, ग्लोबल हेक्टेयर्स में मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हमने इकोलॉजी के बारे में समझा और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में समझा। आगे हमें गिवन है स्पीसीज एंड कम्युनिटी। द ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्पीसीज। सो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग स्पीसीज में डिवाइडेड रहते हैं। बहुत सारी स्पीसीज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जस्ट एज ह्यूमन बींग्स आर अ स्पीसीज, सो आर रोजेस एंड नीम ट्रीज। सो जैसे कि ह्यूमन बींग की अपनी एक स्पीसीज है, ऐसे ही रोजेस एंड जो हमारे नीम ट्री हैं उनकी क्या है, अपनी स्पीसीज होती है। अ स्पीसीज इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल ईच अदर इन सर्टेन फीचर्स। सो जो स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजेस्ट एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, वो ईच अदर एक दूसरे से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं, कुछ ना कुछ फीचर्स जो होते हैं उनके मिलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आर कॉल्ड पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन किसे हम कहते हैं, जो कि एक स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसी को पॉपुलेशन जो है वो कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन लिव विद इन अ गिवन एरिया। सो जस्ट लाइक कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर कि क्या करते हैं, हम ह्यूमंस जो है वो रहते हैं, वैसे ही हर एक जो स्पीसीज़ है उसका अपना एरिया है, वो उसी एरिया में जो है वो रहते हैं, वहीं पर सर्वाइव जो है वो करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक मीन्स जो भी लिविंग है, बायोटिक कम्युनिटी का स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, which is determined by the total number of species and their relative abundance। जो कि डिटरमाइन किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो कितनी है। ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडिकेट्स अ हायर नंबर ऑफ नीश एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वो इंडिकेट करता है न हायर नंबर ऑफ नीश की एंड उनकी ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी में वो स्टेबल जो है वो क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, वो बताता है वो। देन की स्टोन स्पीसीज, इट इज़ अ स्पीसीज दैट हैज़ अ सिग्निफिकेंट एंड disproportionality large influence on community structure and characteristics। ये क्या है, ये एक स्पीसीज है। It has the significant and disproportionality large influence on community structure। इसका क्या रहता है कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा जो है वो क्या रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। It has often considerably low abundance and biomass as compared to dominant species। डोमिनेंट स्पीसीज के कंपैरिजन में इसका जो अबेंडेंस है वो कैसा है, लो रहता है। देन क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, दीज आर species that play an important role in supporting network species as pollinators, dispersers,
एजेंट्स, एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। सो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज जो रहती हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, जो नेटवर्क स्पीसीज होती हैं, जैसे कि पॉलिनेटर्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो पॉलन ग्रीन्स हैं उनको लेके जाती हैं, डिस्पर्सल करती हैं। ओके, तो ये जो है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के अंदर जो है वो आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी हम सब समझते हैं, a community is an assemblage of all the interacting populations of different species in a geographical area। so community हम किसे बोल देते हैं, जिसमें कि अलग अलग जो species होती हैं उनका आपस में क्या रहता है, इंटरेक्शन रहता है, उसे कम्युनिटी जो है वो कहा जाता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग नेटवर्क ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग नेटवर्क है किसके बीच में, प्लांट्स के, एनिमल्स के एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में। ईच पॉपुलेशन हैज़ अ डिफाइंड रोल इन द कम्युनिटी। सो हर एक जो पॉपुलेशन है उसका एक डेफिनेट रोल है कि उसको कौन सा जो काम है वो करना है इस अर्थ के अंदर। सो ये हमारा हो गया किसके बारे में, कम्युनिटी के बारे में। नेक्स्ट इसका जो हमारा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो आज की वीडियो में हमने समझा कि हमारा जो यूनिट 9 है पेपर 1 के लिए यूजीसी नेट के, उसके सिलेबस क्या क्या है, हमने सिलेबस समझा सबसे पहले कि सिलेबस इसके अंदर क्या क्या है। देन उसके बाद हमने पीपल एंड इन्वायरमेंट का जो रिलेशनशिप है उसको समझा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट हमने इकोलॉजी के बारे में समझा, इकोलॉजी होती क्या है, देन ये गिवन किसके थ्रू है, देन इकोलॉजी और जो इकोसिस्टम है उसका रिलेशन क्या है। देन उसके बाद हमने डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उसके बारे में जो है यहाँ पर समझा। सो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि इकोसिस्टम जो है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है जो कि से इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसको हम पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, सो पॉपुलेशन क्या कंसिस्ट करता है, ऑर्गेनिजम्स इन ए स्पीसीज दैट आर कैपेबल ऑफ reproducing among themselves, different species that can interbreed, collective members of species living and interacting across the biosphere, some organisms that may not belong to any species। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसका हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, जिसमें क्या होता है, कलेक्टिव मेंबर्स होते हैं एक स्पीसीज़ के, लिविंग एंड जो कि क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो उसी को क्या बोल देते हैं हम, पॉपुलेशन जो है वो बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो था वो इसका राइट ऑप्शन था। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।